नमस्कार मित्रों, आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के अंतर्गत जो यूनिट है हिंदी कहानी, वहाँ का एक कहानी है अपना अपना भाग्य। उस कहानी को पढ़ेंगे और कहानी के अंत में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है वो भी हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे। तो आइए हम कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी को लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक तो घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पर जाते। वे वैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज़ एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई से शकल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी वंशी डाले सो धैर्य एकाग्र एकनिष्ठ मस्ती चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। चोर मार पीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना दिया। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो ख़त्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शुद्ध की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न और था न छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इथलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे और सीथरों से सजे घोड़ों के बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े चिंता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनीहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेट धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोरे भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गरे कदम कदम बढ़ रही थी।
इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरस खुरस कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेज़िदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज़ को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्य का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वही बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। वह सन्नाटा था, सब सन्नाटा था। तल्लीलाल की बिजली को रेशनिया दीपमालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जलदर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का काम न हुआ। लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों का 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर ही रेशनाइयाँ तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे में आकर इन सबको ढक दिया। रेशनियाँ मानो मर गई, जलमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ बड़ निर्वेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह तप तप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप पर था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार तन तन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्र का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा में कन कन में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जिम में बेचैन हो रहा था। छटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक तब कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता ना था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस छूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। चनक से छुटकारा आसान न था, और यहाँ जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही है। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वहाँ न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न आगला है, न पिछला है, न दाया है, न बाया है। पास ही चुंगी की लालटेन के चौथे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई
10 बरस का होगा, गोरे रंग का है पर मेल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी है। माथा जैसे अभी से छुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए! उसने जैसे जाकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूँ ही सो जाएगा? हाँ। कहा? यही कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आँखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप है। कहा, 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं। जो भाग आया वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेट थे, मोजे सरे, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। हाँ, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, यह पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है। उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। एरे गेरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपल हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या? खाक। आप भी जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने छत पर चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्रों ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ ततोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट है। नोट भी शायद मेरे पास है, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। चकपकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, वजत बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। कल मिलना। वह होटल दीपक जानता है, वही कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हजूर? हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊँ? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यही कहीं बेंच पर, पैर के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। चिकुरते हुए मित्र ने कहा, भयानक सीधे, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की
फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेदयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चिंत समय पर हमारे होटल दी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले सिथोरे की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। यहीं पे कहानी समाप्त होती है। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी में किस स्थान का वर्णन हुआ है? कहानी में नैनीताल के बारे में वर्णन हुआ है। कहानी में जो बातें की गई है वह नैनीताल शहर की है। कहानी में किस स्थान का वर्णन हुआ है? कहानी में नैनीताल का वर्णन हुआ है। दूसरा प्रश्न है, लड़के का उम्र कितना था? लड़के का उम्र 10 बरस था। लड़के का उम्र कितने था? लड़के का उम्र 10 बरस था। लेखक और उसके मित्र किस होटल में रुके थे? होटल दी पब। होटल दी पब में लेखक और उसके मित्र रुके थे। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कुछ कहना है तो कमेंट में कहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।